कवियों का आगमन भी होना शुरू हो गया है, तो ऐसे में वक्ता के रूप में थोड़ा सा समेटने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस पत्रिका के बहाने, मानस पत्रिका के बहाने जो आज गांधी दर्शन वर्तमान की जरूरत पर परिचर्चा यहाँ पर संपन्न हुई, उसमें मेरे पूर्व के वक्ताओं में प्रभात मिश्र, राजेश सरकार, विंध्याचल यादव और चंपा मैडम ने गांधी जीवन के, गांधी दर्शन के अलग अलग पक्षों पर अपनी बात रखी और पत्रिका के बारे में भी विस्तार से इन लोगों ने चर्चा की, उसके महत्व के बारे में बताया। सभागार में इसी बीच चंद्रभान यादव मुरादाबाद के कॉलेज में पोस्टेड हैं और इनसे भी कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात अलीगढ़ में हुई थी, तो ये आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुनील उपाध्याय जी को मैं बहुत देर से देख रहा था और मैंने सोचा कि बाद में चर्चा करूंगा, तब तक छात्रों ने कम से कम उनसे पूछ लिया, उनके बारे में जान लिया। बड़ी विरासत को संभालने वाले ये लोग हैं। इसके अलावा सभागार में जो भी ये शिक्षक थे, महेंद्र कुशवाहा, आशुतोष पांडे, जो चले गए हैं, उन सबका अभिवादन, और छात्र छात्राएं जो यहाँ बैठे हुए हैं। और देखिए, पत्रिका तो एक बहाना है और कोई भी पत्रिका जब निकलती है तो अपने आसपास एक वैचारिक और साहित्यिक प्रबुद्ध परिसर का निर्माण करती है। इस पत्रिका ने कम समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में छप करके, प्रस्तुति दे करके खास बात यह की है कि बिल्कुल नई पीढ़ी, जिसे कहते हैं युवतम पीढ़ी को इस पत्रिका ने जोड़ा है। और मानस पत्रिका में तो कवियों की बाढ़ सी आ गई है, इतने कवि छपते हैं हर दिन। आर्यपुत्र दीपक, इसके जो संपादक हैं या इनके जो भी सदस्य हैं, वो देख कर लोग अच्छी कविताएं, कोई इंटरमीडिएट का छात्र है, कोई बीए का छात्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में कविता आप डाल देंगे, आप लेख उस पर प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन साहित्य की विश्वसनीयता के लिए और साहित्यिक चित्त के प्रचार और प्रसार के लिए आपको पत्रिका से जुड़ना ही होगा। आज भी कोई न कोई पत्रिका में आपका प्रकाशन जरूरी है, और तभी सोशल मीडिया भी काम करती है, साहित्य में खास करके, क्योंकि इंफॉर्मेशन की मीडिया है। उस दृष्टि से भी मैंने देखा कि यह पत्रिका एक तरह की साहित्यिक विश्वसनीयता की दिशा में बढ़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत थोड़ा ही समय हुआ है इस पत्रिका को लेकर के, लेकिन इसके विविध जो पक्ष हैं गांधी को लेकर के, इन्होंने जो यहाँ पर एक बातचीत रखी है, उस पर गांधी तो हम लोग जानते हैं कि बहुत कुछ एक स्वतंत्र डिबेट के हिस्से हैं और गांधी को लेकर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक भारतीय समाज की सांस्कृतिक निधि के रूप में गांधी जी हम लोगों को प्रिय हैं। और जब मैं सांस्कृतिक निधि की बात करता हूं गांधी जी को, तो उनकी जो संवेदनशील उनका मन है और भक्तिकालीन साहित्य के प्रति जो उनका अनुराग है और अपने समय के विचारकों और चिंतकों को लेकर के जो उनकी बातचीत है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी जो जब श्रेष्ठ सांस्कृतिक मूल्यों को धारण करते हैं या उसको विस्तार देते हैं, तो उसमें यकीन मानिए कि निरंतर विकसित होते जाते समय की आलोचनात्मक प्रक्रिया से भी वो बड़ी गहराई से गांधी जी जुड़ते हैं। और यही वजह है कि गांधी जी निरंतर प्रासंगिक होते चले गए हैं और हर किसी के पास या तो बुद्ध हैं या फिर गांधी हैं। यहाँ पर साहित्य के विद्यार्थी जितने बैठे हैं, उन्हें मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सर्वाधिक साहित्य में, खास करके हिंदी साहित्य में, सर्वाधिक अगर उपयोग लाए गए चरित्र हैं, व्यक्ति हैं, महान चिंतक हैं, तो उसमें बुद्ध और गांधी दो हैं।
कविता में, कहानी में, उपन्यास में सर्वाधिक अगर रचे बसे हैं यही दो चरित्र हैं, बुद्ध और गांधी। और उसमें भी आधुनिक साहित्य में तो गांधी की उपस्थिति सर्वाधिक दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि गांधी, जैसे प्रभात ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, गद्य की बातें, गद्य तो अपनी जगह पर था ही। गांधी का जो पूरा मन था वो बहुत ही काव्यात्मक था। और इसी नाते देखिए कि भक्तिकालीन कविता में मीरा से वो सत्याग्रह चुनते हैं, कबीर से एक तरह का विद्रोह लेते हैं, तुलसी से राम राज्य लेते हैं, अब आप रविदास से बेगमपुरा लेते हैं। तो इस तरह की जो चीजें उनकी रहती हैं उनसे गांधी का समग्र चरित्र बनता है। और उनका जो संवेदनशील मन है वो संवेदनशील मन इसी रूप में हमारे सामने आता है कि आज जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद की जो विकृतियां हैं, जो राष्ट्रवादी अंतर्विरोध हैं, अगर आप देखिए कि राष्ट्रवाद और पूंजीवाद की कोई अगर आलोचना कर रहा है आज के समय में, अपनी अनुपस्थित में भी उपस्थित होकर के अपने मूल्यों से कोई आलोचना कर रहा है, तो गांधी का स्वराज चिंतन है, स्वाधीनता का विवेक है, तर्कपूर्ण उपस्थिति है। और खास बात है उनका जो लोक मन है, वो जो लोकोन्मुखी मन है, उसके माध्यम से ही आप आज के पूंजीवाद की और आज के जो विकृत आपका राष्ट्रवादी चिंतन है उसकी आप आलोचना कर सकते हैं। अब इस रूप में अगर आप देखिए तो गांधी जी के यहाँ तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं: स्वराज, श्रम और शिक्षा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर संक्षेप में, क्योंकि एक एक मिनट में इन बातों को ताकि बता दूं कि नई पीढ़ी ये जाने कि उनके यहाँ जो तीन बातें हैं और यही तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर गांधी न केवल आज बल्कि निरंतर प्रासंगिक बने रहेंगे आने वाले समय में भी। और यही एक तो उनका, मैंने कहा कि स्वराज, दूसरा श्रम और तीसरी शिक्षा। अब आप स्वराज की स्थिति जरा देखिए तो जिस ग्राम स्वराज की बातें करते हैं, आप देखिए गांधी जी उस ग्राम स्वराज की बहुत सारी अवधारणाओं को उन्होंने हिंद स्वराज में तो चित्रित किया ही, गांधी जी गहराई से पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन जैसी पत्रिकाओं से वे जुड़े रहे और यहां पर रह करके एक तरह का ऐसा साहित्यिक स्वराज निर्मित कर रहे थे जिसकी उपलब्धि के रूप में आज मानस है। मानस पत्रिका एक तरह का साहित्यिक स्वराज है। साहित्यिक स्वराज का मतलब, जैसा कि विंध्याचल ने कहा भाई कि छात्रों के द्वारा, छात्रों के लिए, छात्रों से, तो कहने का एक तरह का ये जो अपने समय और समाज में जिस स्वराज की परिकल्पना करते हैं कि हम सब कुछ अपना रखेंगे, अपना निर्णय होगा, अपनों के लिए होगा, जिनके पास बुनियादी संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से कहिए कि मानस पत्रिका हमारे लिए एक तरह का साहित्यिक स्वराज के दिशा में उठा हुआ एक छोटा सा प्रयास है। और असल में कोई भी पत्रिका यही कार्य करती है। ऐसा नहीं था गांधी जी नवजीवन में, इंडियन ओपिनियन में, हरिजन में जो लिखते थे तत्काल ही वो बहुत चर्चा में चीजें हो जाता, ऐसा नहीं था। चीजों को धीरे धीरे विकसित, क्योंकि उनको बोलना था, उनको कहना था। कहते कहा, उसके लिए विविध मंच चाहिए था। आप देखिए रंग भेद के बारे में उनको लिखना था, उनको साम्राज्यवाद के बारे में लिखना था, उनको सांप्रदायिकता की आलोचना करनी थी, उनको सत्ता की आलोचना करनी थी। इतने बहुविध मोर्चे पर गांधी को आलोचनाएं लिखनी थी। रंग भेद, साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता और जो तत्कालीन सत्ताएं थी, इन सबके खिलाफ गांधी को कहीं न कहीं अपनी बातें करनी थी, लिखनी थी। कैसे कहते? किताबों में संभव नहीं था, वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही संभव था। इसी नाते जो सीधे किताब में कविता, कहानी, उपन्यास के सीधे चले आते हैं, आप जानते हैं कि वह अपने अलावा उनको पाठक नहीं मिलते। ये जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ये आपके लिए पाठक का निर्माण करती हैं। आपके साहित्यिक वृत्त को, जिसे आप लोक वृत्त कहते हैं, पब्लिक स्फीयर कहते हैं, ये जो पत्रिकाएं होती हैं आपके परिसर का एक ऐसा निर्माण करती हैं
जो आपको संवादी बनाती हैं, जो आपको साहित्य मुखी बनाती हैं, रचनात्मक बनाती हैं और आपके बौद्धिक परिसर का पूरी तेजस्विता और गरिमा के साथ विस्तार करती हैं। इस रूप में हर पत्रिका की भूमिका होती है। पत्रिकाएं अल्पजीवी हैं, दीर्घजीवी हैं, ये सही बात है, उनके लिए संसाधनों के ऊपर है। बड़ी बड़ी पत्रिकाएं कल्पना निकली, पहल निकली, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं निकली, आलोचना कुछ चलती रही, कुछ बंद हो गई, कुछ सांस लेती रही, कुछ अंतिम सांस ले रही हैं। ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन यह एक रचनात्मक प्रयास है। मैं तो ये मानता हूं कि किसी पत्रिका का 10-20 अंक भी अगर आ गया और उसकी अपनी समकालीन उपस्थिति बनी तो उसने भी एक परिसर का निर्माण किया है। आखिरकार आप में से जैसा बता रहे 150-200 बिल्कुल नए, मैं भी जानता हूं बिल्कुल नए, किसी को आप नहीं जानते, लेकिन जैसे वो लड़की नैन्सी यादव, ऐसे आप इनकरेज कर रहे हैं। इसी में से 2-4 नाम आगे चल करके 2-3 साल बाद जब आगे उभर के आएंगे तब आपको इसका एहसास होगा कि इन पत्रिकाओं की या इन संवादी गोष्ठियों की या छोटे छोटे प्रसंगों की क्या भूमिकाएं हुआ करती हैं। एक तो ये रहा। दूसरी बात, मैं श्रम की बात करना चाहता हूं। गांधी जी ने श्रम को बिल्कुल मध्यकालीन जो उनकी चिंताएं थी, मध्यकाल जो उनका स्रोत था, उससे श्रम के महत्व को न केवल समझा बल्कि अपने लिए अपनाया भी। और आप देखिए, चरखा उसी के भीतर से आया था। चरखा उसी के भीतर से आया था। और चरखा केवल ऐसा नहीं था कि बस सूत काटते रहे, वो स्वाधीन विवेक, स्वाधीन चिंतन, स्वाधीन जीवन का समग्र स्वाधीन उपस्थिति था। चरखा यूं नहीं था सूत काटिए और कपड़ा पहने सूत काट करके। वो इतना डिबेटेबल पॉइंट था, सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर से उनका इसी मुद्दे पर विवाद हुआ। गुरुदेव को बहुत मानते थे, बड़े सम्मान करते थे, लेकिन 21-22 संभवतः 23 या 24 का समय रहा होगा जब चरखे के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा और उस लेख में 2 आपत्तियां दर्ज की गई थी। एक तो चरखा संघबद्ध है, मैंने एक तरह का, और दूसरा संघबद्धता के दायरे में कहा कि यह जो है व्यक्तिगत स्वाधीनता को तिरस्कृत करता है, उसको नियंत्रित करता है चरखा, और चरखा काटने से कोई देश स्वाधीन नहीं होगा। उस पर बहुत सारी बहसें हुई। हिंदी में निराला ने उस पर बहस की। निराला ने गांधी के साथ होकर के गुरुदेव की आलोचना की, लेकिन उस चरखे में जो सबसे बुनियादी बात थी वह संघबद्धता नहीं, मैंने क्लासिफिकेशन नहीं था, कुछ लोग ग्रुप में बैठ के चरखा काटो देश स्वाधीन हो जाए। न तो व्यक्तिगत स्वाधीनता वहां से कहीं से खंडित हो रही थी। गांधी जी ने कहा कि यह समष्टिगत चित्त की मुक्ति का आह्वान है। तो चरखे को उन्होंने समस्त गत चित्त की मुक्ति से जोड़ दिया और कहा कि यह तो आपको स्वाधीन बनाता है और आपको अपने श्रम के परिष्कार का महत्वपूर्ण आधार देता है। तो वहां पर कुछ व्यक्तिगत नहीं था बल्कि समष्टिगत था। और चरखे को लेकर के आप देखिए आगे चल करके जब उनका आंदोलन चला तो आज वह चरखा, वह खादी आज कितना महत्वपूर्ण है कि आप जब ग्राम स्वराज की बातें करते हैं तो उसे आप छोड़ नहीं सकते। इस क्रम में जो मैं आपसे कहा, तीसरी बात वो ये था कि उनका जो शिक्षा वाला, अभी पूर्व के किसी वक्ता ने, शायद राजेश ने या विंध्याचल किसी ने कहा कि भाई गांधी जी, उसमें एक लेख भी, गांधी जब यहाँ पर बनारस आए थे, BHU आए थे 1900, उसके 25 वर्ष पूरे होने पर काशी विश्वविद्यालय के, और रजत जयंती पर संभवतः 1941 का इस समय रहा होगा। गांधी जी जब यहाँ आए तो वहां पर सबसे बड़ी बात ये थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बड़े मोटे अंग्रेजी में लिखा था और हिंदू विश्वविद्यालय बड़े छोटे में लिखा था। आप को जानना चाहिए, जो नई पीढ़ी है, गांधी जी 11 बार बनारस आए थे। सबसे पहले 1902 में बनारस आए थे, जो उनकी निजी यात्रा थी, जिसमें बाबा विश्वनाथ, जिसे आप कॉरिडोर आप देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था। उसकी गंदगी के बारे में गांधी जी ने लिखा है, हिंद स्वराज में उसको दर्ज किया है। बहुत गंदा था बनारस, और विश्वनाथ गली में चलने के लिए बहुत कठिनाई, बड़ी बदबू आ रही थी। उस 1902 के बाद आखिरी बार गांधी जी यही रजत जयंती BHU के समारोह में आते हैं, और यह उनकी 11वीं यात्रा थी।
कुछ लोग 13, कुछ लोग 15 बोलते हैं गांधी जी ट्रेन से कोई, लेकिन ये जो 11 यात्राएं हैं इसमें गांधी जी बनारस रुकते हैं और कहीं न कहीं अपने को इन्वॉल्व करते हैं। तो आप सोचिए कि उसमें गांधी जी ने भाषा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण बात की, और वही महत्वपूर्ण बात जो उनका स्पीच था वह इस पत्रिका में दर्ज है, जिसके बारे में प्रभात ने बड़े विस्तार से बताया, उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो शिक्षा की बुनियादी की बात करते हैं, भाषा को लेकर करते हैं, जिसका नहीं भाई ऐसा है कि अगर अंग्रेजी में ही सारी प्रोसीडिंग्स होगी, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई हो जो यहाँ पर हिंदी में बोले, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो हिंदी में बोले, सारे के सारे अंग्रेजी। गांधी जी ने हिंदी में भाषण दिया। देखिए, बात हिंदी के केवल एक स्क्रिप्टेड या लैंग्वेज की नहीं है, बात वही है, वह भी एक तरह के स्वराज की है, देशद मन की है, लोक मन की है और अपनेपन की है। क्या बुनियादी चिंतन, आखिर आप देखिए गांधी की जो वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भारतीय भाषाओं को, ठीक है, एक शुरुआत किया है, उसके बड़े अंतर विरोध हैं। भाई आप भोजपुरी में, मातृभाषा में आप विज्ञान, ज्ञान, शिक्षा कक्षा 8 तक देंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या भोजपुरी में विज्ञान की पढ़ाई संभव हो पाएगी? भोजपुरी छोड़िए, अवधी छोड़िए, ब्रज छोड़िए, क्या हिंदी में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई, क्या एमबीबीएस और एमएस की पढ़ाई हिंदी में हो पाएगी? पाठ्यक्रम बन रहा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है इसी के भीतर कुछ अच्छे अनुवाद हों, अच्छी टेक्स्ट बुक आए, लेकिन अगर ऐसा होगा और इस दिशा में भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पहल की है, तो कहीं कि गांधी की वह विरासत हमारे सामने, हमारे वर्तमान को नया संदर्भ दे रही है, नई अर्थवत्ता दे रही, नई ऊंचाई दे रही है। तो इस रूप में इस पत्रिका ने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें कि तरह तरह के लेख हैं, कविताएं हैं, गांधी चिंतन को लेकर के। जाहिर सी बात है कि इसकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं, लेकिन सवाल सीमाओं का नहीं है, सवाल है शुरू करने का, आरंभ करने का। मानस पत्रिका ने आरंभ किया है, यह बहुत अच्छी पहल है। हम मानस पत्रिका की पूरी टीम को, हम सभी लोग, हमारे साथ यहाँ बैठे सभी शिक्षक बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पहले संसाधन विकसित करेगी, क्योंकि आर्थिक संसाधन के बगैर पत्रिकाएं दम तोड़ देती हैं। तो अपना बुनियादी आर्थिक संसाधन विकसित करें, फिर लेखकों को जोड़ें, और बिल्कुल सही बात है कि अधिक से अधिक नए लोगों को वहां जगह दें, क्योंकि नए लोगों में मौलिकता ज्यादा होती है और आरंभिक दौर में उस मौलिकता का आधार उनकी कहीं न कहीं निजी छटपटाहट, निजी बेचैनी और निजी चिंतन होता है, जो कई बार स्वतः स्फूर्त विस्फोट करता है। तो स्वतः स्फूर्त अगर विस्फोट करते तो उसका कोई रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ये पत्रिका उस स्वतः स्फूर्त साहित्यिक विस्फोट के लिए एक रिकॉर्ड होगी, एक दस्तावेज बनी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब आए, बहुत बहुत आभार।